गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग काइनेमैटिक्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स इन काइनेमैटिक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। उनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, रियल लाइफ में भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत किससे करना चाहिए? ऑफ कोर्स पहला है पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा, जो डिस्कशन चल रहा है वो 1D मोशन के लिए चल रहा है, ये दिमाग में जरूर रखिएगा। किसके लिए? 1D मोशन। जो भी डिस्कशन चलेगा ग्राफ रिलेटेड अभी 1 डायमेंशनल मोशन के लिए है। 1D मोशन मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलिए लेट अस से कि टाइम t हुआ और मान लीजिए कि पार्टिकल जिस लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है उस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोल दें। ये हमारे ऊपर है ना कि हम किसी भी एक लाइन के अलावा अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस लाइन का नाम एक्स एक्सिस डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो फिर मान लीजिए कि किसी भी समय पे पार्टिकल कहीं पे तो होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए एक्स यूनिट पे है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हम पार्टिकल का पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे ग्राफ पे, और यहाँ टाइम बता रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। तो लेट अस से एक बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिए। ठीक है, अब इस ग्राफ से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, लेट अस से सारे टाइम मोमेंट्स का नाम हम लिख दें। T1, T2, T3, T4, T5, T6। इस तरह से डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बताया गया है। ठीक है, अब मेरा कहना है कि इस ग्राफ से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है ना पहला चीज कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी, है कि नहीं? तो आप ही बताइए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसको कुछ नाम दे देते हैं कैपिटल T1। एक एग्जांपल लेते हैं, इस मोमेंट पे यहां पे dx by dt कैसे बता पाएंगे? dx by dt अगर ग्राफिकली देखिए तो यहाँ x है और टाइम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नाम, तो dx by dt मैथमेटिकली क्या देता है? मैथमेटिकली
dx by dt is the slope of the tangent drawn to the position टाइम ग्राफ, है कि नहीं? तो पोजीशन टाइम ग्राफ, ये रहा पोजीशन, ये रहा टाइम। यहां पे अगर आप टेंजेंट बनाइएगा ऐसे, तो इस पॉइंट पे, यानी कि किस मोमेंट पे, कैपिटल T1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे आप बताइएगा? मान लीजिए ये एंगल θ1 है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम बोलिए A है, तो जब पार्टिकल T1 टाइम पे, मान लीजिए कि x a कोऑर्डिनेट पे था, मान लीजिए T1 टाइम पे x a कोऑर्डिनेट पे था पार्टिकल, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, तो उसके लिए हमको निकालना चाहिए dx by dt। कहां पे? एट टाइम T1। तो पता चला कि dx by dt एट T1 इज इक्वल टू, ग्राफ से क्या दिख रहा है, टेंजेंट जो आप बनाए हैं इस पॉइंट पे, वो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस से, θ1। तो tan θ1 ही स्लोप देता है मैथमेटिकली, और स्लोप ही एक्चुअल में इस केस में वेलोसिटी है। तो मतलब dx by dt वेलोसिटी दे रहा है। तो हम ये क्यों बोले, जिस पॉइंट पे आप मतलब जिस टाइम इंटरवल पे आप पार्टिकल का वेलोसिटी जानना चाहे हैं, उस समय ये एंगल एक्यूट है। एंगल एक्यूट है तो ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं? वेलोसिटी पॉजिटिव है यहां पे, मतलब जब जब टेंजेंट टू द पोजीशन टाइम ग्राफ एक्यूट एंगल बनाएगा विथ टाइम एक्सिस, तब तक वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होगा भाई? tan θ1 पॉजिटिव, तो tan θ1 पॉजिटिव होने का मतलब हो गया dx by dt पॉजिटिव, मतलब समय के बढ़ने पे पोजीशन भी बढ़ेगा और समय के घटने पे पोजीशन भी घटेगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा, उस लॉजिक से यहां पे पॉइंट बी पे देखा जाए तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है, xb, और किस मोमेंट पे xb है पार्टिकल का कोऑर्डिनेट, T1 टाइम पे, स्मॉल T1 टाइम पे, कैपिटल T1 नहीं है, स्मॉल T1। अच्छा, यहां पे स्लोप क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ का यहां पे स्लोप क्या है? तो यहां पे तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है यहां तो हॉरिजॉन्टल है, यानी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद दिस हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस? जीरो, एंगल तो जीरो बना रहा है। तो मुझे तो पता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी जो है एट स्मॉल t1 क्या होना चाहिए, tan ऑफ दैट एंगल जो कि ये टेंजेंट बना रहा है किससे, टाइम एक्सिस के साथ, तो जीरो एंगल बना रहा है। तो कितना हो गया, जीरो, यानी कि rate of change of position with respect to time at a small time t1 at time small t1 is 0, ठीक है। अच्छा, तो आप अगर गौर से देखें ना, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच हर जगह अगर आप देखिए तो टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, तो यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है यहां से यहां तक। बी पे वेलोसिटी 0 है, बी के बाद कहीं पे भी आप टेंजेंट बनाइए, मान लीजिए सी पे बनाइए, ठीक है। तो यहां पे टेंजेंट बनाइएगा तो हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, और एंगल कैसे देखते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मतलब पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है। तो क्या ये एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं, θ2। और आपको तो पता है कि वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे tan θ2 देगा, यहाँ पे किसी भी मोमेंट किस पे, इस मोमेंट का नाम आप डाल सकते हैं, इस मोमेंट का नाम बोल दीजिए t डैश या tc बोल दीजिए। तो tan θ2 is the velocity of the particle at time
स्मॉल टी सी, ठीक है, लेकिन ये तो निगेटिव होना चाहिए। क्यों निगेटिव होना चाहिए? क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज है, और टाइम वैल्यू जो होता है जब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए निगेटिव होता है ना, तो मतलब वेलोसिटी निगेटिव है। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स सी रहा होगा उस समय पार्टिकल आगे नहीं जा रहा होगा बल्कि पार्टिकल पीछे जा रहा होगा। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब यही होता है, ठीक है। ये आप ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ गौर से देखिए, जैसे जैसे आप सी के आसपास देखिए, सी से पहले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स सी से ज्यादा था, और सी के बाद मतलब कि इस टाइम मोमेंट से आगे अगर जाइए, टी सी डैश पे जाइए, तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स सी से कम है, और टी सी टाइम से पहले जाइए तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स सी से ज्यादा है। मतलब क्या है कि पहले पार्टिकल आगे था, फिर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पीछे हो रहा है, मतलब कि उसका वेलोसिटी पीछे की ओर है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे देखना हो देखिए, लॉजिकली देखिए या इस तरह के इक्वेशन से देखिए, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, उस लॉजिक से T3 से T4 मोमेंट के बीच, मतलब यहां नहीं, इससे इसके बीच ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है ना। फ्लैट होने का मतलब dx by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या है? 0 है। ये ऐसे भी दिख रहा है ना बाबू। ये देखिए, इस मोमेंट पे, बाकी चीज मिटा देते हैं, अभी समझाने में आसानी होगा, है ना। इस मोमेंट पे पार्टिकल का पोजीशन मान लीजिए कुछ x नॉट है, तो क्या हमेशा T3 से लेके T4 मोमेंट तक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x नॉट ही है ना। इसका मतलब पार्टिकल अपना जगह नहीं बदल रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो हम बोल सकते हैं ना कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है कब? जब टाइम T3 से ज्यादा और T4 से कम है। उसके बाद फिर पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी जो है देखिए निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ, पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ। तो मतलब ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T4 टू T5 पार्टिकल का वेलोसिटी निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। जबकि यहाँ पे देखिए, पार्टिकल का यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन अगले मोमेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव तो है लेकिन कुछ अलग है एज कंपेयर टू द मोमेंट कैपिटल T1। मतलब यहाँ हर समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पे इस दौरान ड्यूरिंग द इंटरवल T4 टू T5 पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव है स्लोप के हिसाब से। निगेटिव का मतलब पार्टिकल पीछे आ रहा है, और ऐसे भी दिख रहा है। एक्स नॉट कोऑर्डिनेट था T4 मोमेंट पे, और T5 तक कंटिन्यूअसली घटा है पोजीशन घटा है, तो मतलब पार्टिकल पीछे आ रहा है, यानी वेलोसिटी निगेटिव। तो ये तो हो गया वेलोसिटी पे कमेंट। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन पे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पे क्या कीजिएगा कमेंट, ध्यान दीजिए। देखिए,
अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी को क्या लिखे? dx/dt लिख सकते हैं। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं, बेसिक मैथ्स में जब हम लोग पढ़ा रहे थे ग्राफ के बारे में, तो आपको तो पता है कि किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, कि फंक्शन का ग्राफ जो होगा कॉनकेव डाउनवर्ड होगा कि कॉनकेव अपवर्ड होगा, क्या होगा। मैथमेटिकली डबल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन with respect to variable, independent variable gives me the shape of the curve mathematically, और फिजिकली पोजीशन टाइम ग्राफ का डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन देता है। तो थोड़ा यहाँ लिंक किया जाए, गौर से देखिए, ये जो स्पेशल पॉइंट बी था, यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी एट बी क्या था? 0 था। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? शेप ऑफ द कर्व क्या है? यहाँ पे कॉनकेव डाउनवर्ड्स। कॉनकेव डाउनवर्ड्स मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कॉनकेव डाउनवर्ड्स अगर दिख रहा है तो कब होता है कॉनकेव डाउनवर्ड्स? फंक्शन का ग्राफ का शेप कब होता है? जब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निगेटिव होता है। इसका मतलब है कि इस लोकेशन में जहां पे कॉनकेव डाउनवर्ड है, यहां पे एक्सेलरेशन यानी डबल डेरिवेटिव क्या है? निगेटिव है, हाँ कि ना? ठीक है, निगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है पॉइंट बी पे, और वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब कॉमन सेंस लगाइए तो, किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल है और उस समय उसका वेलोसिटी 0 है, मतलब उस मोमेंट पे, किस मोमेंट पे? किस मोमेंट पे? स्मॉल t1 मोमेंट पे आप देखिए कि पार्टिकल रुका हुआ है, रुका हुआ है एक मोमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब पीछे की ओर है, मतलब अगला पल जो उसको वेलोसिटी मिलेगा वो किधर मिलेगा? पीछे की ओर। एक्सेलरेशन निगेटिव है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगला पल dt मोमेंट में, dt सेकेंड्स में पार्टिकल को वेलोसिटी पीछे मिलेगा, मतलब पार्टिकल पीछे आएगा। और वो चीज ऐसे भी दिख रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़िए और वेलोसिटी के लिए आप स्लोप बनाइए पोजीशन टाइम ग्राफ पे, तो आपको साफ दिख रहा है कि टेंजेंट जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब वेलोसिटी अगले ही पल पे निगेटिव है। वो इसलिए पता चल गया क्योंकि आप एक्सेलरेशन से पकड़ लिए, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से यहां ध्यान दीजिए, जो पॉइंट ए बना हुआ है, यहां पे जो ग्राफ का जो शेप है वो कॉनकेव नेचर का है, और किधर की ओर कॉनकेव है? ओपनिंग अपवर्ड। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, और वेलोसिटी भी, क्योंकि टेंजेंट जो है यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, टेंजेंट का जो स्लोप है, तो यानी वेलोसिटी भी ग्रेटर देन 0 है और एक्सेलरेशन भी ग्रेटर देन 0 है। मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी आगे है, मतलब आगे जा रहा है पार्टिकल, और एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 होने का मतलब कि उसका वेलोसिटी समय के साथ इस वक्त बढ़ रहा होगा। ये दिख भी रहा है। पॉइंट ए पे टेंजेंट बनाइए और थोड़ा आगे जाके टेंजेंट बनाइए, तो टेंजेंट स्टीप हो रहा है, स्टीप होने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो यहां से भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 कहां होता है? जहां पे एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये, यानी जहां पे फंक्शन का ग्राफ अपना नेचर, अपना स्वभाव ओपनिंग अपवर्ड से ओपनिंग डाउनवर्ड कर रहा होगा, अथवा वाइस वर्सा, उल्टा ओपनिंग डाउनवर्ड से ओपनिंग अपवर्ड। जिस एग्जैक्ट टाइम मोमेंट पे ऐसा हो रहा होगा उसी वक्त एक्सेलरेशन 0 होगा। तो देखिए यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, इस आसपास जहां हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको टीसी ही बोल दीजिए। यहां पे देख रहे हैं टीसी से पहले ग्राफ का शेप ओपनिंग डाउनवर्ड है, कॉनकेव एंड ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ऑफ कोर्स इस मोमेंट से पहले, टीसी मोमेंट से जस्ट पहले अगर कहीं पे देखिए, जस्ट पहले, तो ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड है। ओपनिंग डाउनवर्ड मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव। लेकिन टीसी मोमेंट के जस्ट बाद देखिए ऐसे, तो यहां ग्राफ जो है ओपनिंग अपवर्ड नेचर का है, देखिए ना, यहां ओपनिंग अपवर्ड नेचर का है।
दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी ये वो स्पेशल पॉइंट है जहां पे ग्राफ अपना शेप बदला है, यानी यहाँ पे डबल डेरिवेटिव इस स्पेशल पॉइंट पे ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, बल्कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रांजिट किया है। तो यहाँ एक्सेलरेशन यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है। ठीक है, उसी लॉजिक से बताइए तो यहां कहीं आसपास, यहां देखिए तो ध्यान दीजिए, तो इसके जस्ट बाद ओपनिंग डाउनवर्ड है कर्व और इससे जस्ट पहले ओपनिंग अपवर्ड है। तो ये वो स्पेशल पॉइंट, इसको डी बोल दीजिए, टी डी, ये वो स्पेशल मोमेंट ऑफ टाइम है जिस समय पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 रहा होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा एक्स डी, ठीक है, कुछ होगा। अच्छा, यहां पे एक्सेलरेशन 0 हुआ है लेकिन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन 0 है लेकिन वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। यहां एक्सेलरेशन 0 हुआ है लेकिन वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। मतलब सारा पॉसिबिलिटी, यहाँ वेलोसिटी निगेटिव है, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखना सारा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी लेस देन 0, यहाँ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन लेस देन 0 और वेलोसिटी भी लेस देन 0, यहाँ है ना, यहाँ देख लीजिए स्लोप निगेटिव है कि नहीं, तो यहाँ वेलोसिटी निगेटिव और अच्छा नहीं, और शेप जो है ओपनिंग अपवर्ड है, तो यहाँ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हमको चाहिए कि वेलोसिटी भी लेस देन 0 हो और एक्सेलरेशन भी लेस देन 0, तो वो यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ इस दौरान, ये इस दौरान मतलब टाइम इंटरवल t1 से लेके tc के बीच जितना मोमेंट है वहां पे वेलोसिटी निगेटिव है और ग्राफ जो है ओपनिंग डाउनवर्ड है, मतलब वेलोसिटी लेस देन 0 और एक्सेलरेशन लेस देन 0 कब हो रहा है, जब टाइम मोमेंट t1 से tc के बीच है। मतलब एक एग्जांपल लिए, ठीक है, तो ये सारा केस आपको दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा यहां क्या होगा इस मोमेंट पे, जब वेलोसिटी ही 0 है तो उसका रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी एक मोमेंट पे 0 नहीं है बाबू, पूरा इंटरवल पे ही वेलोसिटी 0 है, इसलिए बोल रहे हैं कि dv बाई dt क्या हो जाएगा इस पूरे इंटरवल में, 0। अच्छा, यहां स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस दौरान वेलोसिटी मतलब dx बाई dt वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट है कि नहीं, कब, t4 से t5 के बीच, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, 0। तो आप चीजों को एनालाइज करना सीख सकते हैं अगर आपका बेसिक मैथ्स क्लियर है, जो मैंने पूरा प्रयास किया था क्लियर करने के लिए, और आप बार बार वो रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग अगला डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखिए ऑफ कोर्स टाइम निगेटिव नहीं होगा, तो
हम इधर का चर्चा नहीं करेंगे निगेटिव मोमेंट्स ऑफ टाइम के लिए। वेलोसिटी जरूर निगेटिव हो सकता है, इसलिए हम ये रखेंगे। अब बताइए कि हम कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, ये फाइनल टाइम बोल देते हैं। जिस समय हम अपना ऑब्जर्वेशन को समाप्त किए उसको हम फाइनल टाइम बोल देते हैं। ये रहा t बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको पता है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है? एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब है कि मैथमेटिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, एक्सेलरेशन देता है। तो उस लॉजिक से यहां ध्यान देते जाइए कि यहां पे इस स्पेशल टाइम मोमेंट पे इसका कुछ नाम दे देते हैं टीबी। यहां पे एग्जैक्टली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है? 0 है, यानी यहां पे dv बाई dt क्या है? 0 है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, ठीक है, क्या वेलोसिटी 0 है? नहीं भाई, वेलोसिटी तो कुछ है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो है, vb है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, यहां बताइए क्या है? यहां मान लीजिए इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, तो यहां क्या है? वेलोसिटी कुछ है, और यहां पे स्लोप अगर बनाइएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट बनाइए, तो हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल बना रहा है। मतलब इस मोमेंट पे, TA मोमेंट पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बनाया गया जो टेंजेंट है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा टाइम एक्सिस के साथ, और ऑब्ट्यूज एंगल का tan वैल्यू क्या होता है? tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? बताइए, नेगेटिव होता है। तो ये सब बातें चल रहा है। सिमिलरली यहां ध्यान दीजिए, यहां इस पॉइंट को, इसको P बोल दीजिए। P पॉइंट पे भी स्लोप 0 है, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। सिमिलरली यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? 0 है ना? तो और यहां क्या है? यहां पे तो पूरे टाइम इंटरवल में ही 0 है। इसका कुछ नाम दे दीजिए, TC, TD, यानी TC से TD टाइम मोमेंट के बीच एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल टू द टाइम एक्सिस है, मतलब समय के साथ वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट तो है, लेकिन समय के साथ वेलोसिटी घट रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या है? एक निगेटिव क्वांटिटी है। कब? TD से TF टाइम मोमेंट के बीच। इस तरह का कहानी हम देख पा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये तो हो गया स्लोप का कहानी, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। सिमिलरली एक और पॉइंट हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे, तो देखिएगा,
वेलोसिटी जो होता क्या है, dx by dt, rate of change of position with respect to time. This implies that dx छोटा चेंज इन पोजीशन बराबर v dt, उस समय का वेलोसिटी, किस समय का, जिस समय का चर्चा कर रहे हैं, गुने स्मॉल टाइम गिव्स मी स्मॉल चेंज इन पोजीशन। ये तो कॉमन सेंस है। किसी गाड़ी को टाइम t पे आप देखें, कितने समय के लिए, dt समय के लिए, और उस वक्त उसका वेलोसिटी v था, तो कितना चेंज इन पोजीशन होगा, वेलोसिटी गुने टाइम इंटरवल। लेकिन ऐसे ऐसे चेंज इन पोजीशन को हम जोड़ दें, कहां से कहां तक, कोई t1 टाइम इंटरवल से t2 टाइम इंटरवल तक। तो t1 टाइम इंटरवल पे अगर पार्टिकल का पोजीशन x1 था, तो t2 टाइम इंटरवल पे पार्टिकल का पोजीशन कुछ x2 रहा होगा। तो अगर आप इंटीग्रेट करें छोटे छोटे dx को, तो x मिलता है और x1 से x2 तक जोड़ना है, और यहाँ है v dt, यानी वेलोसिटी टाइम को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम t1 से t2। ठीक है, ये दे क्या रहा है, x2 माइनस x1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम विथ रेस्पेक्ट टू t1 फ्रॉम t1 टू t2, ये बोलना चाहिए। मतलब ये क्या हुआ, x2 घट x1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या देता है, चेंज इन पोजीशन, और शॉर्ट में बोलिए तो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम का जो इंटीग्रेशन है इस तरह से फ्रॉम t1 से t2, वो चेंज इन पोजीशन ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट देता है किस टाइम इंटरवल में, फ्रॉम t1 टू t2 पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन आपको पता है मैथमेटिकली कि v dt का इंटीग्रेशन t1 से t2 तक मैथमेटिकली क्या होता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो लेटर से ये है आपका t1 टाइम इंटरवल और ये है आपका t2 टाइम इंटरवल। तो t1 टाइम इंटरवल से लेके t2 टाइम इंटरवल तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया है, ये वाला, ये t1 से लेके t2 तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है, ये एरिया ही तो ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है। बेसिक मैथ्स में ये चीज डिस्कस हुआ है कि इंटीग्रेशन जो है मैथमेटिकली ग्राफिकली क्या बताता है, एरिया अंडर दिस कर्व। तो ये कर्व ये रहा, इसके अंदर का एरिया। अच्छा, लेकिन ये एरिया जो है फिजिक्स में क्या बता रहा है, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब एग्जाम में आपके काम का चीज हो गया ना कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। तो कभी कभी आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, जब एरिया निकालना आसान होता है तो आप उस एरिया से क्या बता दीजिएगा, चेंज इन पोजीशन। तो ये सब भी याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आगे बढ़ा जाए। अब तीसरे ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, कि इस ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है।
तो बढ़ा जाए आगे। वही राम कहानी, मान लीजिए कुछ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ दिया हुआ है, इस मोमेंट को बोल देते हैं t1 और t इनिशियल बोल देते हैं ti, और इस मोमेंट को बोल देते हैं t फाइनल। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर ने किसी ti मोमेंट से पार्टिकल को देखना शुरू किया होगा और किसी tf मोमेंट तक देखा होगा। ठीक है, तो रही बात कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है। अब यहां साफ दिख रहा है कि पूरे टाइम हमने जो ग्राफ बनाया है उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है वाई एक्सिस पे दिखाए हैं। वही अगर हम इसको आगे भी देखते पार्टिकल को, मान लीजिए पार्टिकल को हम और आगे तक देखते और पता चलता है कि पार्टिकल कुछ ऐसा किया है, तो तब तो ऑफ कोर्स ये जो टी जी मोमेंट होगा उस वक्त पार्टिकल का एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और इस मोमेंट पे स्पेशल क्या हुआ, एक्सेलरेशन जीरो हुआ है। तो ये बात है। अच्छा, हम जो मेन मुद्दा बताने जा रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है कि जीरो पॉजिटिव है, जीरो है और निगेटिव है एक्सेलरेशन। मेन मुद्दा क्या है कि गौर से देखिए, dv बराबर क्या है, a dt। इसको अगर हम इस तरह से इंटीग्रेट करें, t1 टाइम से लेके t2 तक, t1 टाइम पे पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी रहा होगा और t2 टाइम पे पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी v2 रहा होगा। इसको इंटीग्रेट वैसे ही करेंगे पिछले बार की तरह, तो क्या निकल के आएगा, v2 माइनस v1 बराबर इंटीग्रेशन a dt फ्रॉम t1 टू t2। तब आप बताइए ये क्या दिया। अगर आपको तो पता है ना कि इंटीग्रेशन जो है एरिया अंडर कर्व देता है, तो लेटर से ये t1 है और ये t2 है, तो ये t1 से t2 तक जो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये एरिया कितना के बराबर है, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 to t2। ठीक है, ये सीखने वाली बात है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी नहीं दे रहा है बल्कि चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, ये सीखने वाली बात है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको पता है कि t1 मोमेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी जो v1 लिखे हैं वो अगर सच में जीरो है, तो तब तो फिर नेचुरली फिर किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी मिलने लगेगा क्योंकि v1 जीरो हो जाएगा। लेकिन इन जनरल आपको क्या बोलना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t1 से t2। अगर यही एरिया पूरा निकाल लीजिए, ये यहां से लेके पूरा ये पूरा मान लीजिए यहां तक का ही चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक t डैश तक, तो हमको दे देगा पूरा चेंज इन वेलोसिटी व्हेन यू ऑब्जर्व द पार्टिकल फ्रॉम ti टू t डैश। और अगर आप यहीं तक का एरिया निकालिएगा तो चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ti टू tf। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जो समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए ये ग्राफ जो है
कुछ ऐसे जाता और ये रहा TF। तो आपको पता है एक्चुअल में कि यहां से लेके यहां तक, यानी इसका नाम कुछ दे दीजिए T0, TI से लेके T0 तक जो एरिया आएगा ये पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है और dt पॉजिटिव ही है, तो T एक्सिस के ऊपर जो एरिया है ये न्यूमेरिकली जब आप जोड़िएगा तो पॉजिटिव आएगा। मतलब आप जब इंटीग्रेट कीजिएगा a dt फ्रॉम T इनिशियल से T0 तक तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, is positive during TI to T0। अच्छा, लेकिन उसी तरीके से अगर T0 से लेके TF तक अगर आप ये निकालिएगा एरिया अंडर द ग्राफ, या फिर न्यूमेरिकली बोलिए तो a dt को इंटीग्रेट कीजिए फ्रॉम T0 से T फाइनल, तो T0 से T फाइनल तो ये हो गया इंटीग्रेशन, और न्यूमेरिकली इंटीग्रेशन जो होता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आएगा। तो ये जो एरिया है ये तो T एक्सिस के नीचे है, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा इस मोमेंट के लिए वो निगेटिव आएगा। क्यों आएगा, न्यूमेरिकली ऐसे भी दिख रहा है कि ये देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव है, निगेटिव एक्सेलरेशन गुने dt टाइम, dt तो पॉजिटिव है, dt, तो निगेटिव एक्सेलरेशन गुने पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा एक निगेटिव टर्म देगा। मतलब T0 से T फाइनल तक अगर आप ये काम कीजिएगा तो एरिया अंडर द कर्व जो है निगेटिव है, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी जो है ड्यूरिंग T0 टू TF निगेटिव है। निगेटिव का मतलब कि T0 पे जो वेलोसिटी रहा होगा पार्टिकल का उसके तुलना में पार्टिकल का वेलोसिटी एट TF कम रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ग्राफ देखिए, ये भी अच्छा है। अगर आपको ग्राफ दे 1 by वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान ठीक है, 1 by वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया है। ये पोजीशन मान लीजिए x फाइनल बोल दीजिए, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन तो ये है ना, ग्राफ तो दिया है, ठीक है। इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि हर पोजीशन पे, मतलब x1 पोजीशन पे 1 by v1 का वैल्यू क्या है, यही देना ना, रिलेशन तो ये है। इंफॉर्मेशन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा बेसिक पे जाइए। 1 by वेलोसिटी बराबर क्या होता है, 1 by dx by dt, यानी dt by dx। ध्यान देने वाली बात है, मेरा आर्ग्यूमेंट है कि 1 by वेलोसिटी इनटू अगर dx करें, मतलब यहां ध्यान से देखिएगा हम जो बोलने जा रहे हैं कि छोटा सा, एकदम छोटा सा चेंज इन पोजीशन लेते हैं, ठीक है, जिस वक्त हम मान सकते हैं कि 1 by v का वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का शेप है,
इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो लेंथ है 1/v, जनरलाइज कर रहे हैं, लेंथ है 1/v, इनफैक्ट अलग अलग समय का जनरलाइज कर रहे हैं 1/v, और चेंज इन पोजीशन है dx, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ गुने ब्रेड्थ। अच्छा, लेकिन 1/v तो यहां दिख रहा है हमको, क्या है dt/dx, और इंटू dx, तो क्या बचा dt। मतलब क्या समझ में आया कि 1/वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ अगर है, उसका अगर आप एरिया निकाले अंडर द कर्व, तो वो एरिया एक्चुअल में टाइम इंटरवल दे रहा है। इसको और थोड़ा अच्छे से बता रहे हैं कि अगर पार्टिकल का पोजीशन dx से चेंज होगा तो वो कितने देर में चेंज होगा, वो देगा कौन सा क्वांटिटी, एरिया अंडर दिस कर्व। If the position of the particle has changed by dx value, how much time has passed? तो ये टाइम कितना गया होगा, तो ये एरिया अंडर दिस ग्राफ ड्यूरिंग द ब्रेड्थ dx। अगर हमको मन है यही चीज कि शुरू से राइट फ्रॉम, मतलब जब वो शुरुआत किया था से लेके फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में टोटल उसको कितना समय लगा, तो उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, ये पूरा एरिया निकालना होगा। ये पूरा एरिया निकाल लीजिएगा तो आपको वो टाइम इंटरवल मिल जाएगा जो उसको लगा होगा पार्टिकल को फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक जाने में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर पूरा एरिया जोड़िएगा तो इस तरह के छोटे छोटे टाइम इंटरवल को जोड़िएगा जो उसको लगा है हर dx को ट्रेवल करने में, तो पूरा टाइम मिल जाएगा ना। तो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द 1/वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ gives the time taken by the particle to cover or to travel from certain position x1 to x2, मतलब 1/v dx का इंटीग्रेशन अगर कर दीजिए x1 से x2 तक, तो ये क्या देगा, ये देगा। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि हमको मन कर लिया कि ये रहा xa और ये रहा xb, हमको मन कर रहा है कि xa पोजीशन से xb पोजीशन तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, तो हम बस इस एरिया को निकाल लेंगे। ये एरिया जो होगा वो टाइम इंटरवल देगा। बात समझ में आ जाना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं फिर। अगले ग्राफ की ओर जाते हैं। अगर आपको 1/एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ दिया है तो उसका मतलब क्या होता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वन बाई एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
ये रहा v फाइनल, और ये हो सकता है कि v इनिशियल 0 ना हो, v इनिशियल यहाँ दिखा देते हैं, ये रहा v इनिशियल से v फाइनल, मतलब शुरुआत जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है बल्कि vi है, और ये रहा 1/a वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ। ये देता क्या है, क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस तरह के ग्राफ से, ठीक है। तो a क्या होता है, 1/a क्या होता है, 1/a होता है 1/dv/dt, इसको और क्या लिख सकते हैं, dt/dv, dv को इधर लाइए तो 1/a इंटू dv और इधर dt, यानी 1/एक्सेलरेशन इंटू dv को अगर इंटीग्रेट करें, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, तो क्या क्वांटिटी देगा, इनिशियल टाइम इंटरवल से फाइनल टाइम इंटरवल, मतलब इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम, मतलब दिस इंप्लाइज दैट अगर मैथमेटिकली बात करें तो एरिया अंडर द 1/a वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ gives the change in, चेंज से भी अच्छा वर्ड यूज कीजिए, gives the time taken by the particle to change its velocity from vi to vf, मतलब पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी vi से फाइनल वेलोसिटी vf बनने में जो वक्त लगा है, जो टाइम लगा है, वही टाइम कौन सा क्वांटिटी दे रहा है, एरिया अंडर 1/एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब समझिए, तो ये सब लॉजिकल भी है, लेकिन ग्राफ जो एग्जामिनर देता है वो कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को ही हिट करना चाह रहा है, तो आप पहले कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट को पकड़ना सीखिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला ग्राफ है कि कभी कभी आपको एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ दे देता है, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन, ठीक है, मतलब a वर्सेस x, उसका मीनिंग क्या है, कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ऐसा है कुछ, ये है एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ, तो आप ध्यान दीजिए कि इससे क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, dv/dt, इसको और कैसे लिख सकते हैं, dv/dx
इंटू डी एक्स बाई डी टी, लिख ही सकते हैं ना, ये अभी भी डी वी बाई डी टी ही है, गौर से देखिए, क्योंकि डी एक्स का रूल कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको लिखने का बस तरीका बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये रहा एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डी एक्स को इस साइड ले आऊं, यानी क्या हो जाएगा, ए डी एक्स बराबर वी डी वी, दोनों तरफ जोड़ दूं, इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है। ए यहां पे एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, पोजीशन, तो पोजीशन को अगर मैं मान लीजिए कि ये रहा x1 पोजीशन और ये रहा x2 पोजीशन, तो अगर मैं x1 से लेके x2 तक इंटीग्रेट कर दूं इस क्वांटिटी को, तो क्या मिलेगा, जो x1 पे वेलोसिटी होगा v1, उसको भी मान लीजिए, x2 पे वेलोसिटी होगा कुछ v2, तो एक्चुअल में a dx का इंटीग्रेशन क्या देगा, तो यहाँ गौर कीजिए, v dv फ्रॉम v1 से v2, तो v dv का इंटीग्रेशन होता क्या है, v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम v1 टू v2, तो आप क्या कर सकते हैं, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, ये क्या है, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ का एरिया, कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, मतलब x1 से x2 तक जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया अंडर एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, ये बात तो समझ में आ रहा होगा। ये क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो नहीं दे रहा है, वेलोसिटी के स्क्वायर का चेंज दे रहा है, किस किस पोजीशन पे, पोजीशन x1 और x2 पोजीशन पे जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर का डिफरेंस दे रहा है डिवाइडेड बाय 2, ये है, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जानते हैं क्यों, अगर आप गौर से इस चीज को देखें तो बहुत कुछ आप डिराइव कर सकते हैं। एक तो हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी के स्क्वायर वाला क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, लेकिन और अगर ध्यान से देखें तो आपको पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी भी पार्टिकल का, वो क्या होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहां और यहां के बीच हाफ m मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, अगर हम दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रहा मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि फोर्स होता है कि नहीं, और इधर क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कायदे से देखिए तो आप एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ से इनडायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब आपको पार्टिकल के मास के बारे में पता होगा, ठीक है, ये सब भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये बताना था कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ क्या देता है, तो वो तो दिख ही रहा है क्या देता है। आगे बढ़ते हैं, पानी पी के। अगर आपको 1 बाई एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी स्क्वायर का ग्राफ दे दे तो उसका मतलब क्या होता है, और जानते हैं कॉमन सेंस की बात है कि वेलोसिटी का स्क्वायर जो टर्म होगा वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है,
तो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप वेलोसिटी स्क्वायर क्वांटिटी दिखा रहे हैं तो कभी भी निगेटिव एक्स एक्सिस आप नहीं बनाइएगा। क्यों? क्योंकि वो वी स्क्वायर कभी निगेटिव होगा नहीं। हाँ, 1/a निगेटिव हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, कुछ भी बना ले, ये रहा 1/a वर्सेस वेलोसिटी का स्क्वायर ग्राफ, ठीक है। इसको बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसको क्या बोलना होगा हमको फिर? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, 1/एक्सेलरेशन क्या है? 1/v dv/dx है कि नहीं? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यानी v dv/a क्या देगा? ध्यान से देखते जाइएगा, v dv/a, और यहां तो 1/a जो है किसके फंक्शन में दिया हुआ है? वेलोसिटी स्क्वायर के टर्म्स में दिया है। तो इनडायरेक्टली अगर v dv/a को इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, तो तब आपका यहाँ पे क्या देगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, यानी शॉर्ट में अगर राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कीजिए तो सीधे सीधे क्या आएगा? x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये क्या दिया? चेंज इन पोजीशन। कौन से ड्यूरेशन वाला चेंज इन पोजीशन? जब पार्टिकल का वेलोसिटी vi से vf रहा होगा उस वक्त पार्टिकल का पोजीशन में चेंज कितना रहा होगा। तो निकालने का तरीका क्या है? v dv/a। लेकिन ये चीज का रिलेशन इस ग्राफ से क्या है? अगला सवाल तो ये है कि व्हाट डज दिस v dv/a रिप्रेजेंट्स। तो आप ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया जा रहा है? v स्क्वायर। थोड़ा सा v स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू v, तो क्या आएगा? ये 2v, यानी दिस इंप्लाइज दैट कि d ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2v dv, है कि नहीं? अच्छा, यहां v dv है तो जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2v dv/a, एक 2 को बाहर रखिए या फिर एक 2 को उधर भेज दीजिए, तो फिर इधर रख दीजिए। तो अब क्या आया? 2v dv/a का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? vi से vf तक। अच्छा, अब साफ साफ दिख रहा है 2v dv इज व्हाट? d ऑफ v स्क्वायर, v स्क्वायर का छोटा टुकड़ा डिवाइडेड बाय a, यही चीज है ना। यानी क्या चीज है? अगर इसको आप गौर से लिखिए तो क्या चीज दिखाई दे रहा है? ऐसे लिखिए ना, 1/a इंटू d ऑफ v स्क्वायर, है कि नहीं? यही चीज है ना। और कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल। तो ये क्वांटिटी तो आपको पता है ना, 1/a y एक्सिस पे है और छोटा टुकड़ा किसका? v स्क्वायर का। मतलब v स्क्वायर का छोटा टुकड़ा को कैसे लिखते हैं? d ऑफ v स्क्वायर और इंटू 1/a, मान लीजिए यहाँ का 1/a, तो क्या देगा ये तो यही एरिया होना, रेक्टेंगल का एरिया। इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 1/a लेंथ गुने ब्रेड्थ। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरिया को जोड़ दीजिएगा फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर वाला लोकेशन से फाइनल वेलोसिटी वाले स्क्वायर वाले लोकेशन से, तो अब तो ये d और v स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि ये क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या देगा? ट्वाइस ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो भैया जैसे ही ये मिले उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिएगा, तो चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा। तो शॉर्ट में क्या हुआ कि हम अगर इस एरिया को कैलकुलेट कर लें, इस पूरे एरिया को, ये पूरा एरिया साइन के साथ मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, जो टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया अंडर कौन सा ग्राफ? 1/a वर्सेस
वी स्क्वायर ग्राफ वो क्या देगा, गिव्स ट्वाइस ऑफ चेंज इन पोजीशन को ही आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो जब ये एरिया पता चल गया ना तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा, तो ट्वाइस ऑफ चेंज नहीं देगा बल्कि सीधे चेंज इन पोजीशन दे देगा या डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, तो मतलब आपको एग्जाम में ठगने के लिए बहुत तरह का ग्राफ दे देगा, लेकिन उसके पीछे कुछ हिडन लॉजिक होगा। ठीक है, तो इन चीजों को देखिए। चलिए 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, t बराबर 0 पे वेलोसिटी v नॉट है, t बराबर t नॉट पे वेलोसिटी 0 है, मतलब t नॉट टाइम पे वेलोसिटी 0 है और इनिशियल मोमेंट पे वेलोसिटी v नॉट है, और इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेरी कर रहा है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा टाइम इंटरवल पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, कौन सा टाइम मोमेंट पे। फाइंड द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट of the particle becomes 0। क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा देर पहले डिस्कस हुआ था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, गिव्स चेंज इन पोजीशन, याद है। और चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। चेंज इन पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, तो लेट अस से कि एरिया अंडर ग्राफ आपको ये चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन वो तो मांग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, यानी इनडायरेक्टली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसको क्या होना चाहिए, 0, तब ना डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो लेट अस से कि किसी t1 मोमेंट पे जाके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। अच्छा, मतलब टोटल एरिया अंडर द कर्व 0 होना चाहिए। ये तो क्लियर है ना कि टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया है ये वाला, ये पॉजिटिव एरिया है ना, और टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया है वो निगेटिव एरिया है। निगेटिव मतलब कि भाई वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव है और टाइम इंटरवल पॉजिटिव ही है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो लीजिएगा फिर जब एरिया निकालिएगा तो निगेटिव आएगा। तो शॉर्ट में टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया है वो पॉजिटिव है और नीचे जो एरिया है वो निगेटिव है। नेट एरिया अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो टोटल वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ये एरिया निकालते हैं, ऊपर वाला A1। तो A1 एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, और ये तो पॉजिटिव ही है भाई, ऊपर है टाइम एक्सिस के। सिमिलरली नीचे वाले एरिया को बोलिए A2। अगर साइन के साथ लिखिएगा, हम अभी सिर्फ A2 का क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो कितना होगा, हाफ इंटू ये वाला टाइम इंटरवल कितना है, क्योंकि बेस तो ये ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, हाफ इंटू बेस हो जाएगा T1 माइनस T0, क्योंकि ये पूरा T1 है और ये T0 है, तो ये टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, T1 माइनस T0, तो हाफ इंटू T1 माइनस T0 इंटू, ये तो बेस हो गया, ये हाइट कितना है ये। अब आपको मन में आएगा कि सर ये तो पता ही नहीं है, नहीं, इनडायरेक्टली आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो एक ही होगा, तो यहां तो हमको स्लोप दिख रहा है ना, स्लोप क्या होता है, यहां ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर बाय बेस का जो रेशियो है वही ना स्लोप देता है, और चूंकि ये नेगेटिव स्लोप होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, ये एंगल, लेकिन ये एंगल नहीं चाहिए हमको, ये एंगल चाहिए, याद है। तो पहले क्या करेंगे, इस एंगल का tan वैल्यू लिख लेंगे θ1 का, तो tan वैल्यू और उसमें एक माइनस लगा देंगे, क्यों, तो ये चीज आराम से याद रखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, जो पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो, तो अगर ये θ1 है तो ये है पाई माइनस θ1, हमको क्या चाहिए, tan ऑफ पाई माइनस θ1, ये क्या है, माइनस tan θ1 होता है, याद रखिएगा tan ऑफ पाई माइनस θ1 माइनस tan θ1 होता है। अच्छा, तो tan θ1 है कितना, tan θ1 परपेंडिकुलर बाय बेस यानी माइनस v0 बाई T0, यही स्लोप जो है इस लाइन का भी है ना, क्योंकि ये एक ही लाइन है। अच्छा, तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिए, कि जिस वेलोसिटी को आप खोज रहे हैं, ठीक है, वो है v2 एट v1 बोल दीजिए एट टाइम मोमेंट t1, तो साफ है ना भाई कि ये जो स्लोप है यही ये होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये अगर वैल्यू कुछ मान लीजिए y है, तो आप बताइए कि y यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी ये एंगल होगा ना, इस ये θ1 है तो ये भी θ1 है, तो यहां से tan θ1 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो गया tan θ1। लेकिन ये कितना के बराबर होना चाहिए, v0 बाई T0 होना चाहिए था कि नहीं, v0 बाई T0। तो इससे क्या पता चल गया, ये जो y का वैल्यू है, ये मतलब वेलोसिटी v1 जो है एट मोमेंट t1 वो निकल रहा है ना, उसी को आप y बोले थे, y को आप ये लिख सकते हैं कि y इज नथिंग बट v1, तो v1 बाई T1 माइनस T0 बराबर v0 बाई T0, दिस इंप्लाइज दैट v1 बराबर v0 इंटू T1 माइनस T0 बाई T0, है कि नहीं। तो हमको चाहिए क्या था, एरिया A2 ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू ये हाइट y का वैल्यू ये आया है v0 बाई T0 इंटू T1 माइनस T0, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होना चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट करने पे क्या होगा, इक्वेट करिए तो दोनों क्वांटिटी को, हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, v0 कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, T1 माइनस T0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई T0 बराबर क्या होना चाहिए, T0, इस T0 को उधर भेज दीजिए, T0 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट T1 माइनस T0 बराबर रूट ऑफ प्लस माइनस T0 होना चाहिए ना।
होना चाहिए कि नहीं। T1 माइनस टी नॉट दोनों तरफ रूट ले लिए तो T1 माइनस टी नॉट या तो प्लस टी नॉट होगा या माइनस टी नॉट। दिस इंप्लाइज दैट T1 बराबर क्या हो जाएगा टी नॉट प्लस माइनस टी नॉट। तो एक वैल्यू आएगा 0, एक वैल्यू आएगा 2 टी नॉट। ऑफ कोर्स इस T1 का वैल्यू तो 0 नहीं ना हो सकता है, वो तो इनिशियल मोमेंट है। तो आपका आंसर जो है कौन सा होगा कि जब टाइम मोमेंट घड़ी के हिसाब से जब टाइम एग्जैक्टली 2 टी नॉट सेकेंड रहा होगा उस वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं, उस वक्त पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया होगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों एरिया को आप इक्वेट कर दिए हैं और ये प्लस है ये माइनस है, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन और है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या दे रहा है कि 0 से लेके टी नॉट सेकेंड तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है। उसके बाद पार्टिकल का एक्सेलरेशन एकदम कांस्टेंट रेट से घटता चला गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा वह टाइम है जब पार्टिकल का वेलोसिटी वही होगा जो इनिशियल था। क्वेश्चन है तो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो शुरुआत में पार्टिकल का वेलोसिटी रहा होगा वही वेलोसिटी फिर कब अचीव किया होगा पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसा कब होता है जब फाइनल वेलोसिटी घटे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए 0, तब ना चेंज इन वेलोसिटी 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम। अच्छा, इसका मतलब जीरो चाहिए आपको, ये 0 होने के लिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 चाहिए। अच्छा, तो यहाँ एरिया कितना है ये, ऑफ कोर्स यहाँ तो एरिया पॉजिटिव है, तो 0 से 2 टी नॉट तक तो वेलोसिटी इनफैक्ट बढ़ा है। ठीक है ना, क्योंकि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ एरिया पॉजिटिव है तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव। हमको क्या करना होगा कि जितना ये पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी हुआ है वो इसके बराबर हो जाए इस एरिया के। क्यों? क्योंकि ये एरिया है निगेटिव एरिया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है निगेटिव है, अब पॉजिटिव एरिया मतलब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, दोनों मिलके नेट चेंज इन वेलोसिटी जो हमको चाहिए 0। अच्छा, तो इसका मतलब है फिर वही कहानी कि एरिया A1 का मैग्नीट्यूड और एरिया A2 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो A1 का मैग्नीट्यूड थोड़ा निकालते हैं, क्या हो जाएगा A1 पूरा बताइए, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा ये एरिया A0
इंटू ये ए नॉट इंटू टी नॉट प्लस ये ट्रायंगल वाला एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ये वाला लेंथ, कितना ये वाला लेंथ टी नॉट है, ये है पूरा 2 टी नॉट, ये है टी नॉट, तो ये कितना आ जाएगा टी नॉट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है ए नॉट, ये पूरा एरिया क्या हो गया A1, एक इसके बराबर होना चाहिए इस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर, इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है, तो हाफ इंटू बेस, मान लीजिए जिस टाइम को खोज रहे हैं वो टी है, तो बेस का लेंथ क्या होगा टी घटे 2 टी नॉट, हाफ इंटू बेस इंटू ये वाला हाइट y, ठीक है, इधर वाला तो जोड़ी लीजिए 3/2 ए नॉट टी नॉट बराबर दिस 2 कट गया। अब क्वेश्चन है कि ये जो y है ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, साइन के साथ रखिए तो निगेटिव हो जाएगा, y वैल्यू वाइज क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, वही लॉजिक कि ये और ये एंगल तो सेम है, तो दोनों का tan का वैल्यू तो सेम आना चाहिए, तो इधर tan का वैल्यू तो साफ दिख रहा है कि tan θ1 क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी ए नॉट बाई टी नॉट, वही एंगल यहाँ होना चाहिए, वही एंगल तो यहाँ भी है, तो परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज दैट परपेंडिकुलर बाई t माइनस 2 टी नॉट बराबर ए नॉट बाई टी नॉट आना चाहिए, और y का वैल्यू क्या आ रहा है वो यहाँ रख देते हैं, ए नॉट टी नॉट बराबर t माइनस 2 टी नॉट, और y का वैल्यू यहाँ से क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, ए नॉट कैंसल आउट, तो क्या बचा t माइनस 2 टी नॉट का स्क्वायर बराबर टी नॉट स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लीजिए तो क्या हो जाएगा t माइनस 2 टी नॉट, क्या हो सकता है प्लस माइनस टी नॉट हो सकता है, दिस इंप्लाइज दैट t बराबर क्या हो जाएगा 2 टी नॉट प्लस माइनस टी नॉट, तो एक आंसर आ रहा है 3 टी नॉट, एक आंसर आ रहा है टी नॉट, ठीक है, आप ही बताइए टी नॉट सोल्यूशन नहीं हो सकता, टी नॉट तो यहीं पे है, ये टाइम तो टी नॉट से बड़ा होना चाहिए, तो आंसर जो होना चाहिए एक्सेप्टेबल आंसर क्या है t बराबर 3 टी नॉट, ये वो टाइम मोमेंट है जिस समय नेट चेंज इन वेलोसिटी 0 हुआ होगा। तो आप चीजें समझ रहे होंगे कि कैसे डील करना चाहिए न्यूमेरिकली, और कैसे जो हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किया है वो काम का है, ठीक है। इस टॉपिक को वाइंड करते हुए जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके कान में रहना चाहिए। मान लीजिए कभी कभार आपको इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ दिखे, इस टाइप का देख रहे हैं, शार्प टर्न ले रहा है, कहां पे शार्प टर्न ले रहा है, उसको टाइम को कुछ बोल दीजिए t1, इसको बोलिए t इनिशियल, इसको बोल दीजिए t फाइनल। तो आप तो मैथ्स में पढ़े हैं ना कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसा दे दिया तो यहाँ पे तो शार्प टर्न लिया है, और जहां पे शार्प टर्न लेता है तो वहां पे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी स्लोप, wherever the graph takes a sharp turn at that point, slope of the graph is not well defined, यानी dx by dt at t equal to t1 does not exist, well defined है ना,
ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल में रियल लाइफ में हो सकता है किसी पार्टिकल के साथ, क्यों गाड़ी चल रहा है, टी आई से लेके टी एफ मोमेंट तक गाड़ी चला है और बीच में एक ऐसा टाइम है जहां पे उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अथवा वेलोसिटी वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में? नहीं ना। लेकिन आप बहुत जगह काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चन में इस तरह का शार्प टर्न वाला क्वेश्चन देखिएगा, तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली वास्तव में ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एक्चुअल में एग्जामिनर को यहाँ पे बनाना चाहिए कुछ ऐसा, कुछ ऐसा थोड़ा ग्रेजुअल, देख रहे हैं, ये थोड़ा स्मूथ वे में ऐसा। अब देख लीजिए यहाँ पे dx by dt अब वेल डिफाइंड हो गया। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा दिखाना चाहिए, लेकिन लम सम, ठीक है ना, बहुत बार एग्जामिनर आपको यहाँ शार्प टर्न दिखा देगा, ठीक है ना, लेकिन वो बोलना चाह रहा है वही बात जो अभी हमने आपको बताया है कि वहां एग्जैक्ट शार्प टर्न नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा सा स्मूथली ग्राफ को दिखाना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर ऐसा नहीं दिखाता है, ठीक है, तो आपके काम में डाल दिए कि दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखाता, आप अज्यूम करके चलिए कि वहां हल्का स्मूथ है, हम आपके कान में डाल दिए, ठीक है, ये चीज दिमाग में रहे, ठीक है। तो हमने आज जितना भी काइनेमेटिकल ग्राफ्स था इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कशन किया, उसका सिग्निफिकेंस देखा, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा कि कैसे डील किया जा सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को हमने आज डिस्कस किया। तो हमारा जो अगला टॉपिक होने जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। तो आइए बढ़ते हैं 2 डायमेंशनल मोशन की ओर, ठीक है।